हाय एवरीवन गाइस, माय नेम इज शीतल राजपूत। आई वेलकम यू ऑल टू प्रेप जेके। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो है होम रूल लीग, होम रूल मूवमेंट, जो 1915 से 1916 के बीच में हुआ। एंड इसके साथ हम एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है लखनऊ पैक्ट। दोनों टॉपिक से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो होता 1916 में। ये जो कोर्स है हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से टॉपिक्स है और ये हमारा जीएस फुल कोर्स का ही एक पार्ट है जिसमें हम वेरियस कंपोनेंट्स, वेरियस सब्जेक्ट्स को डील करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रेप जेके के नाम से जो है, जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हमारी ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप है प्रेप जेके का, वहाँ पे जाइए और प्रेप जेके को फॉलो कीजिए, प्रेप जेके के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी प्रेप जेके को आप फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम हमारा होम रूल मूवमेंट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो बिटवीन द ईयर्स 1915 से 1916 के बीच में जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी, ग्रोथ आपको देखने को मिली और होम रूल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया। और इसको स्टार्ट किया था लीडर्स ने, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इन दो लीडर्स के नाम को आपने अच्छे से रट लेना है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दो पर्सन्स थे जिन्होंने डिफरेंट जगहों पर होम रूल मूवमेंट को लॉन्च किया था। होम रूल मूवमेंट का एम था होम रूल, यानी कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो इंडिया को अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। और जैसे कि कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन कंट्रीज़ में जैसा डोमिनियन स्टेटस था, लेकिन ये कंट्रीज़ भी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही थी। लेकिन यहाँ पे यहाँ की खुद के कंट्री के जो लोग हैं वही रूल कर रहे थे। तो उस तरीके से ये लोग चाहते थे कि इंडिया को भी क्या हो जाए, होम रूल दे दिया जाए, डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। ये जो मूवमेंट था ये दो होम रूल लीग्स के द्वारा चलाया गया था। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बताया। अब डिटेल में हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देखेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट करने की। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो हमने पढ़ा था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें आई थी वो काफ़ी ज़्यादा डिससैटिस्फैक्ट्री थी। इंडियंस की एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हुई थी। इसमें क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था मुस्लिम्स को। ये हमने देखा था, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया मुस्लिम्स को, जिस वजह से हिंदूज़ ने भी इसको अपोज किया था और कई मुस्लिम्स ने भी इसको अपोज किया था। तो जो कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हुआ 1907 में, और जो लीडर्स थे जैसे कि बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया था 1908 से लेकर 1914 के बीच में, और जिसकी वजह से जो नेशनल मूवमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी। नेशनल मूवमेंट एकदम से रुक सा गया था। फिर तिलक जब रिलीज़ हुए और जब एनी बेसेंट यहाँ पर आई तो इन्होंने नेशनल मूवमेंट को रिवाइव किया। एनी बेसेंट कौन है? ये आयरिश सोशलिस्ट है, राइटर है, ओरेटर है, जो आयरिश के और इंडिया के होम रूल मूवमेंट को सपोर्ट करती थी। और ये भारत में 1893 में आई थी। 1893 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, वर्ल्ड वाइड लीडर्स गए थे शिकागो में, यूएसए में। आपने बताना है भारत की तरफ से कौन गया था, जिन्होंने वहाँ पर स्पीच दी थी, भारत को रिप्रेजेंट किया था, और सभी लोगों ने इनको अप्रिशिएट भी किया था। तो इन पर्सन को हमने पढ़ा था हमारे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के टाइम पर। तो आपने मुझे बताना है 1893 की इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन हिस्ट्री में। अब हम लोग देखते हैं कि जो लीडर्स थे इंडिया में वो तो डिवाइडेड थे कि ब्रिटेन को सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। तो एनी बेसेंट ने इसमें कहा था कि इंग्लैंड की जो नीड है वो इंडिया की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जैसे मंत्री मोदी कहते हैं आपदा को अवसर में बदलिए, तो वैसे ही एनी बेसेंट ने उस टाइम पर कहा था कि जो आपदा है, जो इंग्लैंड की नीड है, जो उनको ज़रूरत है, वो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। हैविंग रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल इन मांडला, जो मांडला जेल से जब वो वापस आए तो तिलक ने ये देखा कि हमें नेशनलिस्ट मूवमेंट को पूरे देश में रिवाइव करने की नीड है। उनको ये भी समझ आया कि कांग्रेस पार्टी इंडिया के पॉलिटिकल सीन में कितनी अच्छे से बढ़ रही है, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। सो हिज फर्स्ट टास्क वाज टू गेट री एडमिटेड इनटू द पार्टी। तो जब पार्टी इतना ज़्यादा बढ़ रही है, लोग इस पार्टी को मानने लग गए थे, तो इन्होंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं पार्टी में दोबारा से एंट्री मारूंगा। तो द एक्सट्रीमिस्ट लेड बाय तिलक हैड सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। तो हमने देखा था कि जब सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, तो जो लोग थे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ये डिवाइड हो गए थे। तो अब जो ये तिलक हैं ये एक्सट्रीमिस्ट विंग को बिलोंग करते थे, तो इन्होंने सोचा कि वापस से मुझे अब इसमें जाना है। तो जो कांग्रेस का सेशन हुआ था दिसंबर 1915 में, ये डिसाइड हुआ कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको पार्टी में रीजॉइन होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो री एडमिशन का जो ये कहा था, ये एनी बेसेंट नहीं कहा था।
एनी बेसेंट बार बार इस बात पर जोर दे रही थी कि एक्सट्रीमिस्ट जितने भी हैं उनको वापस से कांग्रेस पार्टी में मिला लिया जाए, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का एक बार फिर से मिलन हो जाए। और एनी बेसेंट को लगा कि अगर एक्सट्रीमिस्ट को वापस कांग्रेस में आना है तो उनको कांग्रेस का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन एक्सट्रीमिस्ट का नेशनल स्ट्रगल में बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एनी बेसेंट और तिलक जो है वो कांग्रेस को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे होम रूल लीग को सपोर्ट करने में। बेसेंट ने मैनेज किया किसी तरीके से कि वो कन्विंस कर दे कांग्रेस को, और एक एजुकेटिव प्रोपोगेंडा ये लोग चलाएंगे और लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल पर कमेटीज़ वगैरह भी बनाएंगे। तो बाद में इस चीज़ पर भी हाँ हो गई कि अगर सितंबर 1916 तक ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर ये फुलफ़िल नहीं होती हैं तो होम रूल लीग जहाँ भी चाहे एनी बेसेंट सेटअप कर सकती है। अकॉर्डिंगली उन्होंने होम रूल लीग को सेटअप किया सितंबर 1916 में, और तिलक ने ऐसी कोई भी कंडीशन किसी के सामने नहीं रखी थी, सो उन्होंने भी अपनी जो लीग है वो पहले ही सेटअप कर दी थी अप्रैल 1916 में। अब हम इसकी फाउंडेशन की बात करेंगे। बेसिकली 2 पर्सन है तो दोनों पर्सन ने 2 होम रूल लीग को लॉन्च किया था। एनी बेसेंट और तिलक 2 पर्सन है तो दोनों ने अलग अलग से लॉन्च किया था। तिलक ने जो होम रूल लीग लॉन्च किया था वो अप्रैल 1916 बेलगाम में किया था। बेलगाम क्यों इम्पोर्टेंट है? ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कांग्रेस से जो महात्मा गांधी है उनका ओनली सेशन हुआ था। मतलब बेलगांव एक ऐसी जगह है जहाँ पर कांग्रेस से महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही बार प्रेजाइड किया है और वो इसी सेशन में किया था जो बेलगाम में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस को प्रेजाइड किए थे बेलगाम के सेशन में। तो अब आपको याद रखना है कि तिलक ने बेलगाम में होम रूल लीग को सेटअप किया था और वहीं एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग को सेटअप किया था सितंबर 1916 में। दोनों का कॉमन ऑब्जेक्टिव था कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए भारत में। एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, जबकि तिलक का जो वर्क था वो महाराष्ट्र में ही स्थित था। बॉम्बे को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटका, बेरर और सेंट्रल प्रोविंसेस में इनका काम चल रहा था, इनकी लीग वर्क कर रही थी। वहीं बाकी सभी जगह पे, इन जगहों को छोड़ के बाकी पूरी कंट्री में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का काम संभाला हुआ था। तिलक की जो लीग है उसका जो हेडक्वार्टर था वो दिल्ली में था, उसकी 6 ब्रांचें थी। बेसेंट का लीग के 200 ब्रांचेस थी और ये एक लूजर ऑर्गेनाइजेशन थी एज कम्पेयर टू तिलक। ये जो दोनों लीग हैं ये क्लोजली एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, लेकिन ये जो दोनों लीडर्स थे इनके बीच में जो फ्रिक्शन था वो अवॉइड नहीं हो सका, वो लीग अवॉइड नहीं करवा सकी। ऑब्जेक्टिव्स की बात अगर हम करें तो सेल्फ गवर्नमेंट सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव था होम रूल लीग का, और पॉलिटिकल एजुकेशन करवाना, डिस्कशंस करवाना कि सेल्फ गवर्नमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि वो गवर्नमेंट के सप्रेशन के अगेंस्ट बात कर सके, लार्जर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंडियंस की होनी चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ये डिमांड करना, और जो भी इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको रिवाइव करना और कांग्रेस पार्टी के प्रिंसिपल्स को मेंटेन करना। एक्टिविटीज़ कैसे इन्होंने काम किया, डिमॉन्स्ट्रेशंस किए, एगिटेशंस किए, पब्लिक मीटिंग्स करवाई जहाँ पे लीडर्स जो हैं वो अपनी स्पीच देते थे। इसके बाद पूरे भारत में नेशनलिज्म जो है वो फैल गया था, सभी लोग सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे इन दोनों लीडर्स की वजह से, और इस चीज़ ने ब्रिटिशर्स को इतना ज़्यादा जो है वो शॉक में डाल दिया था, इतना ज़्यादा वो लोग हैरान हो गए थे, परेशान हो गए थे कि एंड में उन्होंने एनी बेसेंट को अरेस्ट कर दिया जून 1917 में। ये जो मूव था एनी बेसेंट को अरेस्ट करने का, इसने नेशन वाइड प्रोटेस्ट को जन्म दिया और मॉडरेट लीडर्स ने भी लीग को ज्वाइन कर दिया। बेसेंट को फिर सितंबर 1917 में ब्रिटिशर्स को रिलीज़ करना। अब हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या था होम रूल मूवमेंट का। होम रूल लीग जो है वो पूरे साल फंक्शन करती रही एज अपोज टू द कांग्रेस पार्टी, जिसकी एक्टिविटीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार देखने को मिलती थी। इनकी जो मीटिंग होती थी कांग्रेस की वो दिसंबर के महीने में हर साल ये लोग करवाते थे। ये जो मूवमेंट है इसने ह्यूज सपोर्ट गेन किया फ्रॉम लॉट ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। 1917 में जो ये 2 लीग हैं कंबाइंड होके 40,000 मेंबर्स इस लीग में पार्टिसिपेट कर रहे थे। बहुत सारे कांग्रेस के मेंबर्स और मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने लीग को ज्वाइन किया था। इसमें बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स थे जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, जोसेफ बप्तिस्ता, GS खारपाड़े, सुब्रमण्यम अय्यर और बहुत सारे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे।
इस पूरे मूवमेंट में मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट एज वेल एज मुस्लिम लीग के मेंबर्स काफ़ी यूनाइटेड थे। मूवमेंट एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करने में काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था कंट्री के काफ़ी रीजन्स में। ये जो मूवमेंट है इसकी वजह से बाद में मॉन्टैग डिक्लेरेशन हुआ था 1917 का, जिसको अगस्त डिक्लेरेशन भी कहते हैं, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया कि अब गवर्नमेंट में ज़्यादा इंडियन मेंबर्स होंगे और सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को हम लोग डेवलप करेंगे, जिसकी वजह से एंड में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में बन जाएगी। इस डिक्लेरेशन को अगस्त डिक्लेरेशन भी कहते हैं। और जो डिमांड थी होम रूल की, वो अब हम जो है उसको सेडिशियस नहीं मानेंगे, उसको हम देशद्रोह के अंदर नहीं रखेंगे। अगर कोई हमसे होम रूल मूवमेंट की डिमांड करेगा उसको हम लोग जेल में नहीं डालेंगे। और यही सबसे बड़ा बिगेस्ट सिग्निफिकेंस इस मूवमेंट का यही था कि मॉन्टैग डिक्लेरेशन जो है वो हुआ था इसके बाद, और इसको सेडिशियस कैटेगरी में नहीं डाल रहे थे। इसके बाद एनी बेसेंट जो है kept oscillating between being satisfied with the government talk of reform and pushing the home rule movement forward। तो एनी बेसेंट लगातार जो है जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की बात कर रही थी उनसे सेटिस्फाइड नहीं थी, और होम रूल मूवमेंट को उन्होंने काफ़ी और फॉरवर्ड किया। अपने फॉलोअर्स के लिए वो कोई अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड नहीं करवा पा रही थी, और अल्टीमेटली उन्होंने ये जो गवर्नमेंट रिफॉर्म लेकर आ रही थी उसको कहा कि ये अनवर्दी है इंडियन एक्सेप्टेंस के लिए, अनवर्दी ऑफ इंडियन एक्सेप्टेंस। भारतीय जो है वो इन रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके लिए ये अनवर्दी है। फिर सितंबर 1918 में तिलक जो है वो इंग्लैंड चला गया। अपनी एक बुक छापी थी एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने, और वहाँ पे उस बुक में जो ये इंडियन अनरेस्ट एक बुक छापी थी जिसमें उन्होंने एक बहुत ही कमेंट किया था तिलक पर, जिसमें उन्होंने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था तिलक को, और तिलक ये केस भी हार गए थे। तिलक की जो एब्सेंस थी और बीसेंट की जो इनएबिलिटी थी लोगों को चलाने के लिए, लोगों को लीड करने के लिए, मूवमेंट इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टूट गया था। और जो पहली वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो गई तो महात्मा गांधी भी काफ़ी प्रोमिनेंस में आ गए थे, लोगों के लीडर बन गए थे, और होम रूल लीग जो है वो कांग्रेस पार्टी में मर्ज हो गया 1920 में। इसके बाद हम बात करेंगे कि डिक्लाइन और फेलियर क्यों हुआ था इस मूवमेंट का। ये जो मूवमेंट है ये मास मूवमेंट नहीं था। हालांकि 40,000 लोग इसमें थे, लेकिन 40,000 जो लोग थे वो सिर्फ एजुकेटेड लोग थे। इसमें एजुकेटेड और कॉलेज के स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन नहीं था। एंग्लो इंडियंस इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। नॉन ब्राह्मण जो सदर्न इंडिया के नॉन ब्राह्मण हैं वो भी इसको सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो रूल है, अगर होम रूल आ गया तो यहाँ पर अपर कास्ट हिंदू मेजॉरिटी रूल करेगी, तो हमारे लिए तो वो भी बेनिफिशियल नहीं होगा। बहुत सारे मॉडरेट्स जो गवर्नमेंट अश्योरेंस दे रही थी बार बार रिफॉर्म्स का, उसको सपोर्ट करते थे, उससे सेटिस्फाइड थे, जो कि मॉन्टैग डिक्लेरेशन में भी इन्होंने कहा था कि हम लोग रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। तो इस वजह से जो मूवमेंट है वो आगे नहीं चल पाया। तो अब हम लोग बात करेंगे लखनऊ पैक्ट की, जो 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट एक एग्रीमेंट हुआ था आईएनसी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में, और ये सेशन हुआ था लखनऊ में 1916 में। इस पैक्ट की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि लीग की जो पावर थी इंडियन पॉलिटिक्स में, उसने उस पैक्ट ने काफ़ी बढ़ावा दिया था और कम्युनलिज्म को इस्टेब्लिश किया था एज एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, डिस्पाइट कि दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं वो इस सेशन में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। बैनहोमी का मतलब होता है बहुत ही फ्रेंडली तरीके से ये लोग इस मोमेंट में इस पैक्ट में मिले थे, बहुत अच्छे से इन लोगों ने बात की थी, बट फिर भी इन दोनों के बीच में जो कम्युनलिज्म था वो ख़त्म नहीं हो पाया था। कम्युनलिज्म वैसा का वैसा ही रहा और इस्टेब्लिश हो गया इस पैक्ट के बाद। इसके बाद बैकग्राउंड इस पैक्ट का क्या है, जब मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी तो रिलेटिवली मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन थी और प्रो ब्रिटिश स्टैंस रखती थी। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो वॉइस रॉय लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड था उसने कुछ रिफॉर्म्स की बात की फ्रॉम इंडियंस इन रिटर्न फॉर द इंडियन सपोर्ट टू द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। तो लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड ने कहा कि अगर आप लोग हमें इस वर्ल्ड वार 1 में सपोर्ट करोगे तो लड़ाई ख़त्म होने के बाद हम लोग आपके लिए काफ़ी सजेशंस वगैरह लेकर आएंगे, काफ़ी रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। तो मुस्लिम लीग जिसको उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना चला रहा था, वो चाहता था कि इस अपॉर्चुनिटी को वो यूज़ करे और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की वो डिमांड करे थ्रू जॉइंट हिंदू मुस्लिम प्लेटफॉर्म। तो एक जॉइंट हिंदू मुस्लिम प्लेटफॉर्म के थ्रू वो इन ब्रिटिशर्स से क्या करे, डिमांड करे कि अगर हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो इन रिटर्न हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। जिन्ना जो है उस टाइम पर दोनों पार्टीज़ का ही मेंबर था और लार्जली रिस्पॉन्सिबल था लखनऊ पैक्ट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। जिन्ना जो है दोनों पार्टीज़ का मेंबर था अर्लियर, और लखनऊ पैक्ट को लार्जली सपोर्ट जिन्ना ने ही किया था। और ये पहली बार था जब आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों के ही मेंबर्स जो हैं वो किसी जॉइंट सेशन में मिले थे।
एट द मीटिंग जो लीडर्स हैं कंसल्टेड विद ईच अदर एंड ड्राफ्टेड अ सेट ऑफ डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो दोनों पार्टीज़ के जो लीडर हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ कंसल्ट किया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड का एक ड्राफ्ट तैयार किया। अक्टूबर 1916 में 19 इलेक्टेड इंडियन मेंबर जो हैं वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने इस मेमोरेंडम को एड्रेस किया टू द वॉइसरॉय कि हमें ये रिफॉर्म चाहिए। फिर नवंबर 1916 में दोनों पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो कलकत्ता में दोबारा मिलते हैं और इन सजेशंस को फिर से डिस्कस करते हैं और जो भी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है उसको डिस्कस करते हैं। फाइनली एट देयर रिस्पेक्टिव एनुअल सेशंस जो लखनऊ में होना था दिसंबर 1916 में, यहाँ पे ये दोनों आते हैं, एग्रीमेंट पर कंफर्म करते हैं और इसको कहा गया लखनऊ पैक्ट। और इस एफर्ट के लिए सरोजनी नायडू ने जिन्ना को टाइटल दिया था द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसको कहा जाता है, तो वो जिन्ना को कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। और कहा किसने था, सरोजनी नायडू ने। और कब कहा था, लखनऊ पैक्ट में कहा था। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये जो बात थी कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप हमें फर्स्ट वर्ल्ड वार में सपोर्ट करो, उसके बाद हम कुछ रिफॉर्म्स आपके लिए लेकर आएंगे। इस अपॉर्चुनिटी को मोहम्मद अली जिन्ना यूज़ करना चाहते थे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड करें ब्रिटिशर्स से और जॉइंट हिंदू मुस्लिम प्लेटफॉर्म के द्वारा करें। ऐसा नहीं कि आईएनसी करेगी अलग से और मुस्लिम लीग करेगी अलग से। तो इस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर लखनऊ पैक्ट की डिमांड की थी और लखनऊ पैक्ट करवाया था। फिर हम बात करेंगे जो सजेशंस लखनऊ पैक्ट में रिफॉर्म्स के जो सजेशंस दिए गए थे उनकी बात करेंगे। सबसे पहला तो सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में होनी चाहिए, इंडियन काउंसिल्स को एबॉलिश किया जाए, सेपरेशन हो एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से, सैलरीज जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स का वो ब्रिटिश खजाने से दिया जाए ना कि इंडियन फंड से, 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, द नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वो भी हर प्रोविंस में होना चाहिए, नंबर ऑफ मुस्लिम्स हर प्रोविंस में होने चाहिए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट सभी कम्युनिटीज़ के लिए होने चाहिए जब तक जॉइंट इलेक्टोरेट आप नहीं दे देते हैं। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ वेटेज फॉर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के लिए एक वेटेज का सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के लिए एक वेटेज का सिस्टम लिया जाए। तो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे कि आज भी हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स वगैरह देते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वैसे ही उस टाइम पे डिमांड हो रहा था कि जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन है उस हिसाब से ही उनको सीट्स मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो ईयर है, टेन्यूर है, वो 5 साल का होना चाहिए। हाफ द मेंबर्स ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली वो इंडियन होने चाहिए। जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। उस टाइम पे भारतीय अडल्ट फ्रेंचाइज की डिमांड कर रहे थे। जो हैं वो 4/5 मेंबर्स जो हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के वो इलेक्टेड होने चाहिए, 1/5 नॉमिनेटेड होने चाहिए। देन इनकी डिमांड थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो अपने प्रेसिडेंट को खुद चूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे कि लखनऊ पैक्ट का क्या रिजल्ट रहा। लखनऊ पैक्ट ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट है। हमारे नेशनल पॉलिटिकल सीन में हिंदू मुस्लिम यूनिटी पहली बार आपको देखने को मिल रही थी जब से मुस्लिम लीग बनी थी। बट ये सिर्फ एक इम्प्रेशन था और शॉर्ट लिव था। बहुत जल्दी दोनों ही पार्टीज़ के बीच में फिर से डिसएग्रीमेंट्स हो गए थे। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज ऑन अ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो जो एग्रीमेंट हुआ था दोनों पार्टीज़ के बीच में कि सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट होना चाहिए, तो कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत यहाँ से हो गई थी। इस पैक्ट के थ्रू आईएनसी ने एक्सेप्ट कर दिया कि इंडिया में 2 डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं और दोनों कम्युनिटीज़ के डिफरेंट इंटरेस्ट है। अगर आईएनसी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करती, तो इसका मतलब था कि आईएनसी कहती कि जो मुस्लिम लीग है उसका बनना जो है वो जायज़ नहीं है, क्योंकि आईएनसी कोई हिंदू डोमिनेटेड पार्टी नहीं है। आईएनसी में कोई भी ज्वाइन कर सकता है और हम लोग इंडियंस हैं, ना कि हम लोग रिलीजन के बेसिस पर डिवाइडेड हैं। तो हमें जो भी डिमांड करना है वो एक साथ करना है, हमारे इंटरेस्ट जो है वो सेम है, हमें इंडिया को आज़ाद करवाना है ब्रिटिशर से। लेकिन आईएनसी ने इनकी इस डिमांड को सपोर्ट किया। इट मीन्स आईएनसी ये कह रही है कि आपके अलग से इंटरेस्ट है और हमारे इंटरेस्ट जो है वो अलग है। ये जो पैक्ट था इसने पुश किया लेस रिलेवेंट मुस्लिम लीग इनटू द फोर फ्रंट ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स अलोंग द कांग्रेस पार्टी। ये जो पैक्ट था इसमें ये देखने को मिला कि मुस्लिम लीग जो है अब इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। लोग मुस्लिम लीग को जानने लगे और इसकी रेलेवेंस काफ़ी बढ़ गई इंडियन पॉलिटिक्स में, जैसे कि कांग्रेस पार्टी की थी।
तो गाइज़ ये था हमारा आज के 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए। एक तो होम रूल मूवमेंट डिस्कस किया एंड सेकंड हमने लखनऊ पैक्ट डिस्कस किया। दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये हमारा जीएस फुल कोर्स का पार्ट है जिसमें हम लोग हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड जनरल साइंस। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो सब्सक्राइब द चैनल एंड ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है प्रेप जेके का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और इनके PDF मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।